हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सेकंड मास मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। गांधी जी के द्वारा 3 बड़े आंदोलन चलाए गए हैं। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौरी चौरा में घटनाएं घटित हुई, उसके बाद उस आंदोलन को कॉल ऑफ कर लिया गया। उसके बाद जो आपके बुक में टॉपिक है, टॉपिक क्या है, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम लोग किसके ओर मूव करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर मूव करने वाले हैं, जो कब हुआ है, 1930 में हुआ है। फर्स्ट तो आंदोलन हो गया ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर लिया गया। अब हम लोग किस ओर मूव करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर मूव करेंगे, जो कब हुआ है, 1930 में हुआ है। उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझेंगे, सर्कमस्टांसेस को समझेंगे कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट हैड बीन स्टार्टेड इन 1930। चीजें क्लियर है? अरे चीजें क्लियर है तो चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सम लीडर्स विद इन कांग्रेस वेयर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस के जो कुछ लीडर हैं, कुछ लीडर मास स्ट्रगल से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं। गांधी जी जो मास स्ट्रगल करवा रहे थे ना, उससे कुछ लीडर परेशान हो गए कि क्या गांधी जी आप खाली आंदोलन चलवा रहे हैं, आंदोलन करवा रहे हैं हमसे, अब हम परेशान हो चुके हैं, अब हम आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं। गांधी जी के द्वारा कई सारा आंदोलन चलाया गया, चंपारण में हो गया, खेरा में हो गया, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। वो परेशान हो चुके हैं, अब मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं भाई, तो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। वो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसको बाइकआउट किया गया था जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तब। लेकिन अब चूंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कॉल अप कर लिया गया है, तो अब ये जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। क्यों पार्टिसिपेट किया जाए, उसके पीछे का रीजन भी दिया गया है। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन काउंसिल। उनका ये मानना है कि बेहद ज़्यादा जरूरी है कि काउंसिल में ही ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज कर दिया जाए, क्रिटिसाइज कर दिया जाए। तो सोच रहे कि काउंसिल इलेक्शन में चुनकर जाएंगे और वहीं पर जब ब्रिटिशर्स जब नियम कानून बनाएगा भारत के लिए, तब हम क्या करेंगे, उस नियम कानून का विरोध करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, सुधार की वहीं पर डिमांड करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे कि भाई इसमें सुधार करिए, आप जो नियम कानून बनाने जा रहे हो बिल्कुल गलत है, इसमें सुधार करिए। तो ये सोचना है, इसे सोच के साथ वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पार्टी भी बनाया, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में ही बना है। ये वर्ड जो है आपके बुक में मेंशन है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस, ये वर्ड मेंशन है आपके बुक में। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी है। और क्यों बनाते हैं, तो फॉर अ रिटर्न टू अ काउंसिल पॉलिटिक्स, ताकि काउंसिल पॉलिटिक्स की ओर वापस लौटा जाए, काउंसिल पॉलिटिक्स की ओर वापस लौटा जाए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु हैड फॉर्म द स्वराज पार्टी, तो याद रखिएगा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के क्या है, पिताजी है। चलिए ये सब बातें हो गई। उसके बाद बोला गया कि जो कुछ यंग लीडर हैं इस समय, जो यंग लीडर हैं, यंग लीडर में जवाहरलाल नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि और ज़्यादा मास स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मास एजिटेशन करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि ये जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है ये पर्याप्त नहीं है, आंदोलन और बहुत बड़ा करना होगा और मजबूत आंदोलन चलाना होगा, उसके जड़ को और मजबूत करना होगा। इसके साथ साथ ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी का अभी मुझे आज़ादी चाहिए।
ये सोच उस समय के यंग लीडर का है, और यंग लीडर में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, ये सब सिचुएशन हुआ। ये सब सिचुएशन जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के कॉल अप करने के बाद बना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद देखिए ये सब सिचुएशन बना हुआ है, इन सच अ सिचुएशन, ये सब सिचुएशन बना हुआ है, चल रहा है। हालांकि गांधी जी को तो 6 साल की सज़ा हो गई थी। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद गांधी जी को 6 साल की सज़ा हो गई थी, तो जेल में चले गए थे। हालांकि 2 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया था, तो गांधी जी तो थे ही नहीं। तो ये सब सिचुएशन बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में 2 फैक्टर फिर से है जो इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। वंस अगेन हेयर इट इज सेड दैट कि 2 फैक्टर फिर से इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है टुवर्ड्स लेट 1920 के लेट वाले पीरियड में। 1920 का जो डेकेड्स है, मतलब 1920 का डेकेड्स 1921 से 1930 हो गया। तो इसको लास्ट में मतलब 1930 के आसपास 2 फैक्टर फिर से है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 2 फैक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट फैक्टर की अगर बात कर लिया जाए तो फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर में बोला गया कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कब आया है? 1929 में आया है। क्लास 9th में ये चीज़ें पढ़ने के लिए था। अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो धाम से गिर जाता है, गिरने के बाद पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आ जाता है। तो उस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव भारत में भी होता है। ब्रिटेन पर चूंकि पड़ता है तो भारत में भी होता है, भारत में भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिला भाई? तो बोला गया कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है, जो फूड क्रॉप है, जो फसलें ग्रो की जा रही है, उसका जो प्राइस है बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 से इसकी प्राइसेस क्या होने लगी? फॉल होने लगी। जो किसान फसलों को ग्रो कर रहे हैं उन फसलों का प्राइस जो है उनको नहीं मिल रहा है। और एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल कब से होना शुरू हो गया है? 1926 से ही फॉल होना शुरू हो गया है। और 1930 के बाद तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। 1930 के बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। आप जो है बहुत फसल को जो है ग्रो कर लिए हो और ग्रो करने के बाद मार्केट में उसको सेल करने जा रहे हो तो उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं। अब बताओ ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जस्ट थिंक कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो जो किसान होंगे, किसान तो परेशान हो जाएंगे, किसान परेशान होंगे ना। तो अब क्या देखते हो कि 1930 के आसपास कंट्री साइड वाज इन टर्मोल। कंट्री साइड जो गांव वाले रीजन है वहाँ पर उथल पुथल मचा हुआ है। टर्मोल का मतलब होता है उथल पुथल मचना। तो कंट्री साइड बिल्कुल उथल पुथल मचा हुआ है। कंट्री साइड में क्यों मचा हुआ भाई? क्योंकि किसानों को जो है जो हार्वेस्ट किए हैं उस हार्वेस्ट का भाई प्राइस मिल नहीं रहा है। जो फसल उगाए हैं उसको मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो भाई उस फसल का प्राइस ही नहीं मिल रहा है, बिक ही नहीं रहा है। तो परेशान है, हताश है, परेशान और हताश है। और उस समय भी भारत में बहुत सारे जो लोग थे वो खेती ही करते थे। भारत को तो कृषि प्रधान देश आज भी बोला जाता है कि आज भी जो है भारत में जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है। उस समय भी यही सिचुएशन था। अब जब मेजर पॉपुलेशन परेशान होगा तो भाई विरोध प्रदर्शन तो करेगा ही, विरोध प्रदर्शन तो करेगा ही ना। अब कैसे विरोध प्रदर्शन करेगा थोड़ा बहुत अभी होल्ड करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि कैसे विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उससे पहले सेकंड फैक्टर को देख लेते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है कि न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन में एक नई सरकार चुनकर आई है। वो नई सरकार का नाम टोरी गवर्नमेंट है। उसने क्या किया है? कमीशन बनाया है। और वो कमीशन किसके लीडरशिप में बनाया है, किसके अंडर में बनाया है? सर जॉन साइमन के लीडरशिप में अंडर में एक कमीशन बनाया है। और उस कमीशन का नाम क्या है? साइमन कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या है? साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन बना कब है? 1927 में बना है। भारत में कब आया है? तो 1928 में आया है। बातें समझ में आ रही है। फर्स्ट फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट फैक्टर था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन।
फर्स्ट फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सेकेंड फैक्टर की अगर बात कर लिया जाए तो ब्रिटेन में जो न्यू टोरी गवर्नमेंट है उसने कमीशन बनाया है, सर जॉन साइमन के लीडरशिप में कमीशन बनाया है। उस कमीशन का नाम क्या है, साइमन कमीशन। ये बना कब है ब्रिटेन में, 1927 में। भारत में कब आया है, 1928 में आया। कमीशन क्यों बनाया गया है, तो हेयर इट इज सेड कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कमीशन का ये देखना कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। साइमन कमीशन का मेन रोल है कि इस चीज़ को देखना कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, अगर बदलाव की ज़रूरत है तो आप क्या करिए, सजेस्ट कीजिए किस तरह की बदलाव की ज़रूरत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसे तो भारतीयों को खुश हो जाना चाहिए भाई कि एक कमीशन आ रहा है भारत में इस चीज़ को देखने कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जो कमी है उस कमी को क्या करेगा, सुधारेगा। भारतीयों को तो खुश होना चाहिए ना। लेकिन इसमें समस्याएं ये थी, इस कमीशन में प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। इस कमीशन में टोटल मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे। और सारे के सारे मेंबर क्या थे, यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, भारतीय कोई था ही नहीं। कोई भी एक सिंगल मेंबर भी नहीं था जो भारतीय हो। अब बताइए, भारतीय गुस्सा होंगे या नहीं होंगे कि एक कमीशन आ रहा है भारत में चेक करने की भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई भारतीय ही नहीं है भाई। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, क्या बात कर रहे हो यार, बुद्धू समझे हो क्या, मूर्ख समझे हो क्या भारतीयों को, इतना भी मूर्ख नहीं है, समझे। अब जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया, जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत में आता है, तब सारे पार्टी, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, उसमें जो तमाम पार्टी था, सारे पार्टी जो है स्लोगन लगा रहे हैं, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। सारे जो पार्टी है इस समय क्या कर रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी गो बैक साइमन का नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी गो बैक साइमन का कर रहे हैं कि साइमन कमीशन वापस जाइए, हमें आपकी ज़रूरत भारत में नहीं है। क्यों आए हो भाई, भारतीयों को रखो तब आओ, नहीं तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑल पार्टीज ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साइमन गो बैक, ठीक है ना ये। और इसी नारेबाजी में जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय पर लाठी बरसा दिया गया था सॉन्डर्स के द्वारा। और उससे मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरीके से लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई गई थी कि कुछ दिनों के बाद जो है अस्पताल में उनका इलाज हुआ था, उसके बाद वो मतलब मर गए थे। ये बहुत दुखद घटना था हम लोगों के लिए। और इसी का बदला जो है भगत सिंह लिए थे, इसी का बदला भगत सिंह लिए थे कि सॉन्डर्स पर बम फेंक दिए थे। ये चीज़ है, एक विधानसभा पर जो है भी वो बम वहाँ पर छोड़ने की प्रयास किए थे भगत सिंह। तो ये हो गया आपका सेकंड फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर में साइमन कमीशन हो गया। चलो भाई ठीक है, ये सब सिचुएशन बना हुआ है। उसके बाद आप क्या देखते हो कि अक्टूबर 1929 में 1928 में तो साइमन कमीशन आया, विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर वो जो है कि चला गया, आया और जो भी उसका जांच पड़ताल करना था वो चला गया। अक्टूबर 1929 में जो भारत के जो वायसराय हैं वो वायसराय लॉर्ड इरविन है। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन हैं। लॉर्ड इरविन अनाउंस करते हैं, देखते हैं कि भारतीय बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अनाउंस करते हैं कि देखो भाई तुम लोगों को हम डोमिनियन स्टेटस देने जा रहे हैं। लॉर्ड इरविन कहता है कि देखिए भारतीय, आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा है। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है जिसमें पावर ट्रांसफ़र की बात की जाती है। कितना % पावर दिया जाएगा वो उसमें फिक्स नहीं होता है। 40% भी पावर दिया जा सकता है, 60% भी पावर दिया जा सकता है, 90% भी पावर दिया जा सकता है।
और ये जो देखिए, ये जो अनाउंसमेंट है, इसको वैगू टाइप, ये वर्ड आपके बुक में यूज किया, वैगू। वैगू का मतलब होता है गोलमोल सा, माने ये ऐसा अनाउंसमेंट है, मतलब लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए लॉर्ड इरविन ने अनाउंसमेंट किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीयों को बोला गया कि चलिए ठीक है भाई, आप साइमन कमीशन से खुश नहीं हैं, नाराज हैं, तो हम आप लोगों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रोविज़न किए हैं। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर डिस्कस करिए कि आपको किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं होता है, टेबल राउंड होता है। टेबल क्या होता है? राउंड होता है, और उसके चारों तरफ लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को बोला कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसने ये बोला कि साइमन कमीशन से अगर आप लोग नाराज हैं तो आपके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोविज़न किए हैं, आप जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस डिबेट करिए कि आपको किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले हैं। एक 1930 में चला है, 1931 में चला है, 1932 में चला है, याद रखिएगा इसको। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले हैं, 1930, 1931, 1932। चलिए, ये सब चीज़ें हो गई। उसके 1 महीने बाद, अक्टूबर में तो उसने अनाउंस किया, उसके 1 महीने बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन हो रहा है। कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हो रहा है? लाहौर में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का लाहौर में सेशन हो रहा है, और इस लाहौर सेशन में जो है सकी देखिए क्या डिमांड रखा गया? पूर्ण स्वराज के डिमांड को, पूर्ण स्वराज के प्रपोजल को पास किया गया कि नहीं, हमको क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन में ये डिमांड रखते हैं कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बल्कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये तय भी किया कि चलो भाई, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और अगले साल देखिए, दिसंबर 1929 है, दिसंबर 1929 है, उसके बाद वहीं पर तय करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूरे देश में जो है कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में जो लाहौर सेशन हो रहा है, लाहौर सेशन में वो डिमांड रखते हैं पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखते हैं। इसके साथ साथ ये डिसाइड करते हैं कि 1 महीने बाद, मतलब अगले साल 1 महीने बाद ही ना अगला साल आ जाएगा, जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को। अभी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू बोले कि चलिए भाई, हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कभी टाइम मिलेगा तो एक कारण भी बताएंगे कि चेंज क्यों हो गया फिर 26 जनवरी को। अभी हम लोग रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो अलग से वीडियो थोड़ा हम बना देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको आप याद रखिए। चलिए, ये सब चीज़ें हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? यहाँ तक सारा सर्कमस्टांसेस क्लियर है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड हियर इट इज सेड कि ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर राइट डाउन करते हैं। किसको लेटर राइट डाउन कर रहे हैं? वायसराय इरविन को लिख रहे हैं, और इस लेटर में अपने 11 डिमांड्स को प्रस्तुत करते हैं। 11 मांग उनके सामने रखते हैं कि देखिए मेरा 11 मांग है, आप इसको क्या कर दीजिए? पूरा कर दीजिए। आप मेरे 11 मांग को पूरा कर दीजिए। अगर पूरा नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि गांधी जी सारा गतिविधि देख रहे थे। अब गांधी जी को लगने लगा था कि अब अंग्रेजों की अति हो रही है, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही आंदोलन शुरू करना होगा। एग्रीकल्चरल प्राइसेस का फॉल होना, साइमन कमीशन आना, गांधी जी सारे गतिविधि को देख रहे थे। ये सब देखने के बाद गांधी जी
31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखे और 11 मांग प्रस्तुत की। जो डिमांड्स था, जो 11 डिमांड्स था, उस डिमांड्स के बारे में बोला गया कि कुछ डिमांड जो थे वो जनरल थे। सम ऑफ डिमांड्स वेर जनरल, अदर्स वेर स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट क्लासेस। कुछ स्पेसिफिक क्लासेस से जुड़ा हुआ था, वो क्लासेस इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, अदरवाइज पीजेंट हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड सॉल्ट टैक्स को खत्म करना, सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। भारत में जो सॉल्ट टैक्स लगाया जा रहा है उस सॉल्ट टैक्स को खत्म करना, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द गांधी जी। और गांधी जी क्यों सॉल्ट टैक्स को खत्म करना चाहते थे और क्यों इस डिमांड को रखे थे, उसके बारे में भी यहाँ पर चीजें बताई गई है। He found in a salt a powerful symbol that could unite the nation। उन्होंने ये मांग इसलिए रखा क्योंकि उनको लगता था कि सॉल्ट एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जो पूरे देश को क्या कर देगा, जोड़ने का काम करेगा, यूनाइट करने का काम करेगा। सॉल्ट टैक्स की मुद्दा उठाते हैं तो इस मुद्दा पर पूरे भारत देश में रहने वाले सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा चीज है जिसको अमीर भी कंज्यूम करता है और गरीब भी कंज्यूम करता है। अमीर गरीब सब लोग खाते हैं, ये मोस्ट इसेंशियल आइटम है फूड का, इसलिए सॉल्ट टैक्स की मुद्दा को उठाते हैं। इसलिए सॉल्ट टैक्स की मुद्दा को उठाते थे। उसमें क्या था, सॉल्ट से रिलेटेड हमारे देश में प्रोविजन क्या था, तो सॉल्ट पर टैक्स लगता था भाई, बाई इम्पोजिंग टैक्स ऑन सॉल्ट। जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट पर टैक्स इम्पोज करता था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का मोनोपोली राइट था इसके प्रोडक्शन पर। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकता था। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस होते थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता था। बताइए, ये कोई बात हुई? देश हमारा हमारे भूमि पर नमक बन रहे हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते हैं, अंग्रेज बना सकते हैं। अब गांधी जी को लगने लगा कि ये दिखा रहा है कि कॉलोनियल पावर कितना ऑपरेसिव है, कॉलोनियल पावर कितना दमनकारी है, कितना दमन कर रहा है लोगों पर। नमक हमारा है लेकिन हम बना नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ सॉल्ट पर टैक्स लगा हुआ है। टैक्स सॉल्ट पर इसलिए लगाया था अंग्रेजों ने क्योंकि उसको पता था कि इसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं और इस पर अगर टैक्स लगाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। और गांधी जी का जो लेटर था, उस लेटर में एक अल्टीमेटम भी डाला हुआ था, टाइमलाइन डाला हुआ था कि भाई 11 मार्च तक हमारे डिमांड को पूरा कर दीजिए। 11 मार्च तक हमारे डिमांड को पूरा कर दीजिए। अगर 11 मार्च तक हमारे डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो जो है कि हम सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन जो है वो नेगोशिएट नहीं करता है। लॉर्ड इरविन कहता है कि गांधी जी हम आपकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, हम आपकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। गांधी जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तुमने को नहीं पूरा करना है, मत पूरा करो, हम जो है सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे। तुम डिमांड पूरा नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे। हम थोड़े ना चुप बैठेंगे, हम सॉल्ट मार्च की शुरुआत करेंगे। देखिए सॉल्ट मार्च की शुरुआत हो गई। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। जब डिमांड पूरा नहीं किया गया तो महात्मा गांधी अपने फेमस सॉल्ट मार्च की शुरुआत की। इसको दांडी मार्च भी बोला गया है। कितने समर्थक के साथ जो है गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत, इस मार्च की शुरुआत कर रहे हैं, तो 78 फ्लोर के साथ, 78 समर्थक के साथ सॉल्ट मार्च की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया। 78 समर्थक उनके साथ में थे। और ये जो मार्च है, सॉल्ट मार्च है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इस मार्च में, तो 240 माइल्स को ट्रेवल किया गया। 240 माइल्स जो है इस मार्च में ट्रेवल किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये मार्च चला है, तो साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक चला है। ये जो मार्च है साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक चला है। कितना डिस्टेंस है, तो 240 माइल्स का डिस्टेंस है।
जो वॉलेंटियर है, जो इनके समर्थक है, 24 डेज जो है इनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। पर डे जो है से कि 10 माइल्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। पर डे कितने माइल्स को ट्रेवल कर रहे हैं? 10 माइल्स, समझ रहे हैं ना, 240 माइल्स टोटल डिस्टेंस है। और पर डे कितने माइल्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं? 10 माइल्स। पर डे 10 माइल्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो टोटल कितना डेज हो जाएगा? 24 डेज हो जाएगा। 24 दिनों तक जो है से कि ये मार्च चला है। 1000 केम हेयर टू गांधी जी वेर एवर दे स्टॉप। जब मार्च चल रहा था तो हजारों की संख्या में, मान लीजिए कि गांधी जी यहाँ आ गए, तो यहाँ के आसपास के जो भी लोग थे वो आकर गांधी जी के बातों को सुनते थे। मार्च चल रहा है, गांधी जी वहाँ रुके, वो आसपास के लोग आ गए। गांधी जी बता रहे हैं कि देखो भैया, इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं, और इस बार कोई गड़बड़ी मत कर देना। पिछले बार तूने वायलेंस कर दिया था, हिंसा करने लगा था, तब भाई मुझे मजबूरी में उस आंदोलन को कॉल ऑफ करना पड़ गया था। इस बार जो है से कि आप कोई गड़बड़ मत करिएगा, इस बार आंदोलन लंबा चलना चाहिए, अंग्रेजों को पानी पिला देंगे। ठीक है, सारा चीज़ बता रहे कि कैसे आंदोलन की शुरुआत होगी, कैसे आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, सब सारा चीज़ चल रहा। वहीं गांधी जी की नारेबाजी भी लग रही है, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, लाइक दैट वन। 6 अप्रैल को जो है गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? डांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच गए, और डांडी पहुंचते ही सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ दिया। डांडी पहुंचते ही सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? तो बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। सी वाटर को उन्होंने बॉयल किया। सी वाटर को उन्होंने क्या किया? बॉयल किया। बॉयल करने के बाद सॉल्ट बन गई, और सॉल्ट जैसे ही उन्होंने बना दिया, भारत में जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ दिया। क्योंकि सॉल्ट लॉ के रिगार्डिंग हमारे देश में नियम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ नमक कौन बना सकता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकता है। गांधी जी नमक बना दिए, मतलब सॉल्ट लॉ क्या हो गया? भारत देश में टूट गया। सॉल्ट लॉ क्या कर दिया गया? ब्रोक कर दिया गया ना, तोड़ दिया गया ना। और जैसे ही सॉल्ट वहां पर बना दिया गया, सॉल्ट लॉ को ब्रोक तोड़ दिया गया। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। जैसे ही 6 अप्रैल को डांडी में नमक गांधी जी बनाते हैं, नमक बनाते ही सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया गया, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। चलो भाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। चलो क्या शुरू हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। फिर देश के कई सारे हिस्सों में जो है इसी तरह के मार्च चलते हैं, जिसकी चर्चा आपके बुक में नहीं की गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जिसकी चर्चा आपके बुक में नहीं की गई है, जैसे ही यहाँ पर सॉल्ट मार्च चला, सॉल्ट मार्च जैसे और भी कई सारे मार्च जो है दूसरे लीडर के द्वारा चलाया गया, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो क्या हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पीपल वेयर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन एज दे डिड इन 1921 1922। जैसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसमें क्या बोला गया था कि भाई कोऑपरेट नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसमें गांधी जी क्या बोले थे कि ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना है, ब्रिटिश को समर्थक नहीं देना है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन ही नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि भाई कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ो, जस्ट ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। सिर्फ लोगों को यही बात नहीं बोला जा रहा है कि कोऑपरेट नहीं करना है, बल्कि लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि कॉलोनियल लॉज को क्या कर देना है? तोड़ देना। इस बार जो है आंदोलन जो है, मूवमेंट है, वो एक स्टेज आगे चला गया, एक स्टेज आगे बढ़ चुका है। फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ कोऑपरेट ही नहीं करना था, सेकेंड स्टेज में कोऑपरेट भी नहीं करना है और कॉलोनियल लॉज को तोड़ना भी है। जो भी नियम कानून बनाए गए उसको तोड़ना है। पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ का जगह जगह पर तोड़ा जा रहा है। मैन्युफैक्चर सॉल्ट बना रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट बिफोर सॉल्ट फैक्ट्री, जो भी नमक फैक्ट्री बना हुआ है उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, नमक लूट ले रहे हैं फैक्ट्री से। ये सब चीज़ें चल रही है।
एज मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते गया, जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन बढ़ते गया, फैलते गया, आप क्या देख रहे हो, फॉरेन क्लोथ को फिर से बाइकआउट किया जाने लगा, जैसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हो रहा था। फॉरेन क्लोथ को फिर से बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट किया गया, शराब की दुकानों को पिकेट की गई, आगे लाइन लग जाए, लोग लाइन लग जाते थे ताकि ग्राहक जो है उस दुकान तक पहुंच ही नहीं पाए, इसी को पिकेटिंग बोला गया है। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो किसान है, किसान रेवेन्यू देने से मना कर दे कि भाई हम अंग्रेज तुमको टैक्स वैक्स देने वाले नहीं है। पीपल रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिए। जो विलेज ऑफिशियल थे, गांव में जो भी ऑफिसर थे, वो भी रिजाइन कर दिए कि हमको भाई अंग्रेज तुम्हारे लिए काम करना नहीं है। अब हम इस आंदोलन में क्या करने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कई सारे जगहों पर तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉरेस्ट पीपल है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को भी तोड़ने का काम किया। जंगल में रहने वाले लोग वहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए गए थे, फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए थे, क्लास 9 में पढ़ने के लिए था। फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट बनाए गए थे, फिर फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस एक्ट के थ्रू जो जंगली लोग थे, जंगली लोगों को जंगल में जाने से रोका जाता था। अब जो है वो जंगली लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे नियम कानून को तोड़ रहे हैं और आराम से धड़ल्ले से जंगल में जाकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और जो भी मतलब वुड वगैरह है उसको कलेक्ट करके ला रहे हैं, फ्रूट्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से आंदोलन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चलने लगा। आंदोलन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चलने लगा। अब अंग्रेज देख रहा है कि भाई आंदोलन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, देखने के बाद वो परेशान होने लगा। कर कुछ तो करना होगा भाई, अंग्रेज कह रहा है कि अब कुछ तो करना होगा, रिप्रेस तो करना होगा, दबाना तो होगा इस आंदोलन को भी। तब देखिए रिप्रेशन को देख लेते हैं, कैसे आंदोलन को दबाया गया। ड्यूरिंग मूवमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। जब आंदोलन एकदम पीक पर था, तो पीक पर आने के बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कांग्रेसी लीडर को एक एक कर कर अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सारे कांग्रेस लीडर को एक एक कर कर जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट अरेस्ट कर रहा है। लीडर ही अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन बिना लीडर का कैसे चल सकता है? तो एक एक लीडर को अरेस्ट कर रहे हैं। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मेनी प्लेसेस। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि कई जगह पर हिंसक झड़प हो जा रहा है भाई। जब अब भाई नेता हैं, कोई नेता है, नेता को अरेस्ट करने आज भी कोई पुलिस चला जाता है तो पुलिस के सामने उनके समर्थक भिड़ जाते हैं भाई। तो उस समय भी यही सिचुएशन था। जब पुलिस जा रहा है नेता को अरेस्ट करने तो क्लैश हो जा रहा है कई सारे जगहों पर। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में जब अरेस्ट किया गया तो उस समय क्या हो रहा है कि पेशावर के गलियों में जो एंग्री क्राउड्स हैं, जो गुस्सैले भीड़ हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला गया है, सीमांत गांधी भी बोला गया है, वो पेशावर में रहते थे। तो अप्रैल 1930 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ पर जो लोग थे पेशावर के गलियों में डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। उसके बाद 1 महीने बाद आप क्या देखते हो कि महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर सोलापुर में है, सोलापुर महाराष्ट्र में है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो सोलापुर में हैं वो पुलिस स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं, म्यूनसिपल बिल्डिंग पर अटैक कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा तो सिचुएशन बना हुआ है। तो एक तरफ सरकार भी जो है एक एक लीडर को अरेस्ट कर रही है, वहाँ पर वायलेंट क्लैश हो रहा है। दूसरे तरफ लोग भी और हिंसक होते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट और जो है रेस्पॉन्ड कर रही है ब्रूटल रिप्रेशन के साथ, निर्मम तरीके से इस आंदोलन को दबाने का काम कर रही है सरकार। पीसफुल सत्याग्रही को पीटे जा रहे हैं। पीसफुल सत्याग्रही वेयर गोइंग टू बी बीटेड, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटेड। महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको भी पीटा जा रहा है। और इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि उस समय करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ओ माय गॉड। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।
अब गांधी जी तो भाई परेशान होने लगे कि क्या किया जाए भाई। 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब ये आंदोलन कैसे चलेगा भाई? नेता का बिना अगर आंदोलन चलेगा तो बहुत ज़्यादा हिंसा होगा, ये आंदोलन हिंसक हो जाएगा, लोग हिंसा पर उतारू हो जाएंगे भाई। अब गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे जाए, माने क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे समय में गांधी जी फिर से डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। इन दिस सिचुएशन गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट एंड साइन अ पैक्ट। एक पैक्ट जो है, एक संधि जो है कर रहे हैं लॉर्ड इरविन के साथ। ये संधि कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट हो रहा है इरविन के साथ, गांधी जी कर रहे हैं, और इस पैक्ट को क्या बोला गया है? गांधी इरविन पैक्ट बोला गया है। इस पैक्ट के बाद ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। इस पैक्ट में किस तरह के बातें की गई थी? तो इस पैक्ट में ये चीज़ें डिसाइड किया गया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सारे लीडर को छोड़ देगा। लॉर्ड इरविन बोला कि ठीक है, आप पैक्ट कर लीजिए, आप आंदोलन को ऑफ कर लीजिए, और दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं और जो भी भारत में जितने भी लोगों को जो है अरेस्ट किए हैं, सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए भाई ठीक है। इस पैक्ट के थ्रू गांधी एग्री कर लेते हैं कि चलो भाई, इसके साथ साथ गांधी जी बोलते हैं कि चलो भाई, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आप किए हैं, जैसा कि बताया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि चलिए भाई कॉल अप कर लेते हैं, जैसा कि आप बोले ही हैं कि जाकर लंदन में डिस्कस करना है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना है। तो चलो भाई ठीक है, हम जाते हैं लंदन, वहीं पर डिस्कस कर दे लेते हैं कि भाई हमको किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर गांधी जी डिसाइड किए कि चलो भाई, हम जो है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गांधी जी चले गए, आंदोलन को कॉल ऑफ कर। अब गांधी जी वहां गए, कॉन्फ्रेंस में गए। 1931 में गांधी जी लंदन चले गए, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, लेकिन भाई वहां नेगोशिएशन हो नहीं रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अंग्रेज सुन नहीं रहा है। अंग्रेज वहां पर सारे लीडर को आपस में लड़ा दिया। यहाँ पर से जो भी लीडर गए थे उनको ही आपस में जो है सकी जो है कुछ बात पर, जो B.R. अम्बेडकर गए थे तो B.R. अम्बेडकर के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया गांधी जी का। आगे फिर इसकी चर्चा की गई है। अब गांधी जी जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए कि देखिए ना, हम आंदोलन भी जो है बंद कर दिए, बंद कर यहाँ पर आए कि हमारा डिमांड पूरा किया जाएगा, यहाँ पर मेरा डिमांड सुना नहीं जा रहा, नेगोशिएशन हो नहीं रहा है। तो फिर से डिसअपॉइंटेड होकर भारत में रिटर्न किए, और रिटर्न करने के बाद क्या देख रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को भी फिर से जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में गांधी जी फिर से डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। गांधी जी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, लेकिन इस बार जो है लोग उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ऑटोमेटिक जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना मोमेंटम 1934 में जो है इसका मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। ऑटोमेटिक इसका मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर एक अलग से टॉपिक है कि जो भी लोग जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को कैसे देखा था, या उनके लिए आंदोलन का क्या मतलब था। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, वो अलग से कर लेंगे हम। यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गया है। क्या क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले के बैकग्राउंड को हम लोगों ने समझा, कैसे इस आंदोलन की शुरुआत की गई, कैसे लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है, ब्रूटल रिप्रेशन कर रहा है, कैसे गांधी जी जो है इरविन के साथ एक पैक्ट कर रहे हैं, और पैक्ट के बाद इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर लिया गया। वो लंदन चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फिर वापस आए तो फिर से आंदोलन की शुरुआत हुआ किए, लेकिन फिर से आंदोलन ऑटोमेटिक 1934 में कॉल ऑफ कर दिया गया। यहाँ तक ये क्लियर। देखिए इसके बाद आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट।
मतलब जो लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग इस आंदोलन को कैसे देख रहे थे। ये बातें तो एकदम क्लियर है कि कई सारे सोशल ग्रुप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है। अब वो ज्वाइन क्यों किए, इस आंदोलन को क्यों ज्वाइन किए, किस उद्देश्य के साथ ज्वाइन किए, क्या उनका उद्देश्य पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। अगर आप अपने बुक को देखोगे तो वहाँ पर 5 सोशल ग्रुप की चर्चा की गई है। फर्स्ट वन रिच पीजेंट, सेकेंड वन पुअर पीजेंट, थर्ड वन बिजनेस क्लास, फोर्थ वन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड फिफ्थ वन वीमेन, महिलाएं हो गई। ये 5 सोशल ग्रुप की चर्चा आपके बुक में की गई है। 5 सोशल ग्रुप के बारे में एक कर यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट सोशल ग्रुप है वो फर्स्ट सोशल ग्रुप रिच पीजेंट है। फर्स्ट सोशल ग्रुप कौन है, रिच पीजेंट है। और रिच पीजेंट के बारे में देखिए क्या बोला गया कि रिच पीजेंट कम्युनिटी लाइक पट्टीदार ऑफ गुजरात, रिच पीजेंट कम्युनिटी जो उसमें हमारे देश में थे, लाइक बोला गया कि गुजरात के पट्टीदार हो गए और यूपी के जट्स हो गए, यूपी के जट्स हो गए, आर एक्टिव इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में पूरा एक्टिव है भाई, एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ही उनको पता चला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, हल्ला बोल दिए भाई, हल्ला बोल दिए और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिए। क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते थे, फसलों को ग्रो करते थे, उसको प्रोड्यूस करते थे। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में आया है उसका इम्पैक्ट इन पर पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल हो गया, एग्रीकल्चरल प्राइसेस डाउन हो गया। फसलों को जो उगाए हैं उसको मार्केट में ले जा रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई खरीदने वाला है ही नहीं, और जो लोग खरीद रहे हैं वो बहुत कम कीमत पर खरीद रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल कर गया है जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनको डिफ़िकल्टी हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया है उसको पे करने में। सरकार ने जो टैक्स डिसाइड किया है कि इतना टैक्स मुझे देना है, इनको डिफ़िकल्टी हो रही है उस टैक्स को पे करने में। एक कारण है कि ये अपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कारण है कि अपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जाए, ताकि बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जाए। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। सरकार के द्वारा जो हाई टैक्स डिसाइड किया गया है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना, उसके अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन करना ही इनके लिए स्वराज का मतलब है, इनके लिए स्वराज का मतलब है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिच पीजेंट। थोड़ा ब्रीफ ही कर रहे हैं, अगर लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना है तो थोड़ा बहुत आप लोग बुक से खुद स्वयं जो है रीडिंग डालिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए सेकंड सोशल ग्रुप की ओर मूव करते हैं, और जो सेकंड सोशल ग्रुप है दैट इज पुअर पीजेंट, दैट इज पुअर पीजेंट। अब आप खुद बताओ कि अमीर किसानों पर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव हो रहा है तो क्या गरीब किसानों पर नहीं होगा? साधारण सी बात है कि गरीब किसानों पर भी होगा। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू, जब डिप्रेशन कंटिन्यू कर रहा है, पुअर पीजेंट ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। जमींदारों ने जो टैक्स डिसाइड करके रखा है, जो रेंट डिसाइड करके रखा है, उसको पे करने में इनको भी डिफिकल्टी हो रही है, उसको पे करने में पुअर पीजेंट को भी डिफिकल्टी हो रही है। तो पुअर पीजेंट भी जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे ज्वाइन अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, कई सारे रेडिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो किनके द्वारा चलाया जा रहा है, सोशलिस्टों के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा। और इस होप के साथ, इस आशा के साथ जो है इस रेडिकल मूवमेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हो सके कि मुझे आगे चलकर रेंट न देना पड़े, आगे चलकर मेरा जो टैक्स है उस टैक्स को सरकार माफ कर दे। हालांकि आपके बुक में एक बात और भी बोला गया है कि पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच जो रिलेशनशिप है वो अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन है।
कांग्रेस जो है नो रेंट कैंपेन जैसे प्रोग्राम को अपने आंदोलन का पार्ट बनाना नहीं चाहता, क्योंकि जो रिच पीजेंट है, रिच पीजेंट कांग्रेस के पास चले गए हैं, रिच पीजेंट कांग्रेस के पास चले गए हैं। तो वैसे में जो पुअर पीजेंट का जो डिमांड है कि जो टैक्स है उनको माफ़ कर दिया जाए, और ये पुअर पीजेंट रिच पीजेंट के खेतों में ही काम करते हैं, तो वैसे में कांग्रेस को लग रहा है कि अगर इनकी डिमांड को अगर हम आंदोलन का पार्ट बनाएंगे तो जो रिच पीजेंट है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। और उस समय पार्टी को चलाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, और रिच पीजेंट जो है बहुत सारा पैसा देते थे। ठीक है ना, तो ये बात जो है आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे अलग से। ये कारण है कि ये रेडिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड सोशल ग्रुप की ओर मूव करते हैं, और जो थर्ड सोशल ग्रुप है दैट इज बिजनेस क्लास, दैट इज बिजनेस क्लास। और यहाँ पर क्या बोला गया कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय आप क्या देखते हो, तो जो इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये दोनों ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसके साथ साथ पावरफुल भी हो जाते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो जो ब्रिटिशर्स था वो यूरोप में लड़ाई लड़ रहा था, तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थे वो भारतीय बाज़ारों के लिए वस्तुएं प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। ऐसे में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला कि वो भारतीय बाज़ारों के लिए वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सके। उन्होंने किया भी, और प्रोड्यूस करने के बाद जब मार्केट में सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा भी होता है। उनको बहुत अच्छा लगा, प्रॉफिट हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि ऐसी ही परिस्थितियाँ आगे आने वाले समय में कायम रहे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उनके बिजनेस एक्टिविटी पर फिर से रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर दिया गया, फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए। अब वो क्या कर रहे हैं, तो नाउ दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। अब वो उस कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कॉलोनियल पॉलिसी बिजनेस एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। जो भी विदेशी वस्तुएं जो भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है वो क्या चाहते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विदेशों से वस्तुएं यहाँ पर आए और यहाँ पर सेल किया जाए। वो चाहते हैं कि स्वयं इस देश के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें। ऐसा बात है भाई। उसके बाद बोला गया कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहे हैं। और दो ऑर्गेनाइजेशन की आपके बुक में चर्चा भी की गई है। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कब बना है, 1920 में बना। सेकेंड वन की अगर बात कर लिया जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फिकी कहते हो, दैट हैड बीन मेड इन 1927। दो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस क्लास को क्या कर सके, एकजुट कर सके, मजबूत कर सके, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ अच्छे से विरोध प्रदर्शन किया जाए। और इनके ऑर्गेनाइजेशन को लीड कौन कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास हो गए, जीडी बिरला हो गए, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इनके ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। वो भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट पर अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इंडियन इकोनॉमी पर कंट्रोल क्यों करके बैठे हो भाई, इंडियन इकोनॉमी को आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर कॉलोनियल गवर्नमेंट पर अटैक कर रहे हैं। और जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, इस आंदोलन को सपोर्ट करती है। चलो भाई, इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे सपोर्टेड दिस मूवमेंट, वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं टू सी स्वराज। वो देख रहे हैं कि स्वराज एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम में किसी भी तरह का कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। उनको लग रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, उसके बाद जो स्वराज आएगा, उस स्वराज में किसी भी तरह का कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन उनके बिजनेस एक्टिविटी पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। इसलिए वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चीज़ें क्लियर है।
चीजें क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट सोशल ग्रुप की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सोशल ग्रुप आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है। नेक्स्ट सोशल ग्रुप इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है। इसके बारे में क्या बोला गया कि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नागपुर वाले रीजन को छोड़ दिया जाए तो नागपुर वाले रीजन में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस रीजन को छोड़ दिया जाए तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास देश के अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट किसके पास आ चुका है? कांग्रेस के पास आ चुका है। जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस क्लास है वो किसके पास चला गया है? कांग्रेस के पास चला गया है। और इस बिजनेस क्लास के द्वारा जो इंडस्ट्री ओपन किए गए हैं उसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास काम करता है भाई। इसी के इंडस्ट्री में जो है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास काम करता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है, अगर वो कहेगा कि भाई मेरी वेजेस को बढ़ा दीजिए तो कहीं ना कहीं इसका जो डिमांड होगा इसके अगेंस्ट होगा। और अगर कांग्रेस इसके डिमांड को बोलेगा कि ठीक है भाई तुम्हारे डिमांड को पूरा करते हैं, तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट चला जाएगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट चला जाएगा। ये बात यहाँ पर बोला गया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड। जो कांग्रेस है, कांग्रेस वर्करों के डिमांड को माने वर्करों के डिमांड को मानने से इनकार करा कि भाई आपके डिमांड को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आपके डिमांड को मानेंगे तो हमारा जो बिजनेस क्लास है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? एलिनिएट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो एंटी इंपेरियल फोर्स है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो हम लोगों ने फोर्स बनाया है, वो फोर्स क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपके डिमांड को हम पूरा नहीं करेंगे, आपके डिमांड को हम नहीं मानेंगे। जैसे पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच जो रिलेशनशिप था वो अनसर्टेन था, ठीक वैसे ही इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और कांग्रेस के बीच जो रिलेशनशिप है वो अनसर्टेन है। ये कारण है कि जो वर्कर हैं कुछ सेलेक्टेड गांधीयन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जब विदेशी वस्तुओं का बाइकॉट हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, तो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो खुद का आंदोलन चल रहा है लो वेजेज के अगेंस्ट और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूरी तरह से खुलकर ये लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है कभी कभार जो है एनसीईआरटी के द्वारा जो है सीबीएसई के द्वारा पूछ दिया जाता है, ये लाइन दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो साधारण सी बात है, आप जस्टिफाई कर दोगे। आप लिख दोगे कि जो बिजनेस क्लास है वो कांग्रेस के पास चले गए थे, इसलिए जो कांग्रेस है वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के डिमांड को पूरा करना नहीं चाहते। ठीक है, अब चलिए हम लोग लास्ट जो है सोशल ग्रुप की ओर मूव करते हैं, और जो लास्ट सोशल ग्रुप है वो वीमेन है, महिलाएं हैं। चलिए, महिलाएं। इस आंदोलन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं। देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन दिस मूवमेंट। बड़े पैमाने पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। जो महिलाएं हैं प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप, जो विदेशी वस्तुओं का जो दुकान है उसको पिकेटिंग कर रही हैं। पिकेटिंग का मतलब बोले हैं एक लाइन में लग जाना, ताकि जो कस्टमर है वो दुकान के गेट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये इस आंदोलन का इम्पोर्टेंट फीचर है। अच्छी बात है कि इस आंदोलन में महिलाएं भी जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर अर्बन एरिया में देखा जाए किस तरह की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर अर्बन एरिया में देखोगे तो ये जो महिलाएं हैं वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अगर रूरल एरिया की बात कर लिया जाए तो दे केम फ्रॉम द रिच पीजेंट, जो अमीर किसान हैं, अमीर किसानों के घर पर जो महिलाएं हैं वो जो है घरों से बाहर निकल रही हैं और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं,
और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बुक में पढ़ना है और नेक्स्ट टॉपिक लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिस आंदोलन के बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इस आंदोलन में क्या कमियां रह गई कि ये आंदोलन उम्मीदों के हिसाब से सफल नहीं रहा, उन कमियों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये आंदोलन बहुत बड़ा जरूर था, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। एक कारण है कि अंग्रेज को हम लोग 1930 और 1931 के आसपास भगा नहीं पाए, जिस समय ये आंदोलन चला। क्या कमी था भाई, कमियों को देख लेते हैं। तो आपके बुक में ये बात क्लियरली मेंशन किया गया कि सारे सोशल ग्रुप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और दो मेजर सोशल ग्रुप की चर्चा की गई है। पहला दलित है और दूसरा कौन है, मुस्लिम है। दो मेजर सोशल ग्रुप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पहला दलित और दूसरा मुस्लिम है। आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि भाई हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कारण भी दिए गए हैं कि अगर दलित पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है। कुछ तो कारण होगा, तभी तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो मुस्लिम तो पार्टिसिपेट किए थे, कुछ जगहों पर दलित भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दलितों के बारे में देख लेते हैं कि दलित इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बोला गया कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जो कांग्रेस है दलितों के डिमांड को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ड्यू टू फियर ऑफ सनातनी, सनातनी के डर से। सनातनीज कौन है, तो हाई कास्ट हिंदू। हाई कास्ट हिंदू जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, इनके डर से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दलितों के डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, दलितों के बात को सुन ही नहीं रहा है। दलित को कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था ना, तो जो समाज था वो 4 वर्ण व्यवस्था में डिवाइडेड था। दलितों को अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, अछूत माना जाता था, और अगर वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनते तो फिर साथ में उठना बैठना होता, तो जो हाई कास्ट हिंदू हैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये चीज को तो वो तो डाइजेस्ट नहीं ना कर पाते, वो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कारण है कि कांग्रेस लंबे समय से दलितों के डिमांड को पूरा नहीं किया। जब गांधी जी आए हमारे देश में तो गांधी जी डिक्लेयर कर दिए कि देखो भाई स्वराज जो है अगले 100 साल तक मिलने वाला नहीं है अगर अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया गया। इस छुआछूत को अगर तुम लोग खत्म नहीं करोगे तो आंदोलन, ये जो आंदोलन कर रहे हो ना, आंदोलन करते रहो, अगले 100 साल तक आंदोलन करते रह जाओगे, लेकिन स्वराज मिलने वाला नहीं है, भारत को इंडिपेंडेंस मिलने वाला नहीं है। गांधी जी इस बात को डिक्लेयर कर दिए। इसके साथ साथ गांधी जी अनटचेबल को हरिजन बोलते हैं, जो दलित हैं दलित को वो हरिजन बोलते हैं, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड बोलते हैं, और इनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे हैं ताकि उनको मंदिरों में प्रवेश कराया जाए, पब्लिक वेल में जाकर वो, माने जो पब्लिक वेल है, कुआं है, वहां पर जाकर वो पानी भर सके, टैंक्स में भी जाकर वो अपना जो भी काम है वो कर सके, रोड्स पर अच्छे से चल सके, और स्कूलों में इनकी एंट्री हो सके। इसके लिए वो आंदोलन चला रहे हैं। गांधी जी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, अनटचेबल को भी मान सम्मान दिया जाए, इसके लिए सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं, और वो अपर कास्ट को परस्यूट कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं कि भाई आप क्या करो, अपना हृदय को परिवर्तन कर दो, आप अपना हार्ट को चेंज कर लो, आप अपने हृदय को परिवर्तन कर दो, और ये जो पाप जो तुम कर रहे हो ना, अनटचेबिलिटी का जो पाप कर रहे हो, सीन ऑफ अनटचेबिलिटी है कि इसको भाई छूना नहीं है, इस पाप को खत्म कर दो, छोड़ दो, ये पाप करना छोड़ दो भाई। ये अनटचेबल नहीं है, अपना ही आदमी है, ये अपना ही समाज का व्यक्ति है, ये अनटचेबल नहीं हो सकता है, ये अपवित्र नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए इस चीज को। गांधी जी ऐसा मतलब अपर कास्ट हिंदू को बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हो गई, लेकिन दलित लीडर का डिमांड क्या है इस समय? कई सारे जो दलित लीडर आपको जो है इस समय देखने को मिलेगा, उनका डिमांड क्या है? कई सारे जो दलित लीडर हैं, दे वांटेड डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ देयर कम्युनिटी। उनके कम्युनिटी के साथ जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए वो अलग तरह का सॉल्यूशन चाहते हैं, अलग तरह का पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए। उनको क्या चाहिए? पॉलिटिकल पावर चाहिए। देखिए,
वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके बच्चों के लिए सीटों को रिजर्व करना चाहिए। जो दलित लीडर हैं उनका डिमांड ये है कि जो एससी हैं और जो एससी एसटी हैं उनके लिए सीटें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व किया जाए। इसके साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बोल रहे हैं कि आप इलेक्टोरेट को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अभी जो इलेक्टोरेट है वो जनरल इलेक्टोरेट है, मतलब वोटर लिस्ट को हम लोग इलेक्टोरेट भी कहते हैं। अभी जो वोटर लिस्ट है वो कास्ट के बेसिस पर अलग अलग नहीं है। तो एक इनका कहना यह था कि कास्ट के बेसिस पर आप क्या कर दो, वोटर लिस्ट को अलग कर दो। एससी एसटी के लिए वोटर लिस्ट अलग और बाकी लोगों के लिए वोटर लिस्ट अलग। और जो एससी एसटी का जो वोटर है वो एससी एसटी के लीडर को चुनेंगे। तो उनका डिमांड ये था, दलित लीडर का डिमांड ये था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके बच्चों के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन ये सब डिमांड तो पूरा किया नहीं जा रहा था। ये सब डिमांड तो पूरा नहीं किया जा रहा था। यही कारण है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बी.आर. अम्बेडकर हैं। अब यही कारण है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड को पूरा किया नहीं जा रहा है। जो डिमांड वो रख रहे हैं, बी.आर. अम्बेडकर क्या करते हैं, दलित को ऑर्गेनाइज करते हैं, दलित को यूनाइट करते हैं। यूनाइट डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में यूनाइट कर रहे हैं 1930 में। और 1930 में यूनाइट करने के बाद सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है जो लंदन में हुआ है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ है, वहां पर गांधी जी के साथ क्लैश कर लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लंदन में बी.आर. अम्बेडकर अंग्रेजों के सामने रखते हैं। अंग्रेज कहता है कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारे डिमांड को हम क्या करते हैं, पूरा करेंगे, क्योंकि उसको डिवाइड एंड रूल तो चाहिए था भाई। अब वो खुद देख रहा है कि भाई भारत में रहने वाले लोग खुद डिवाइड होना चाह रहे हैं, चलो भाई डिवाइड हो जाओ। अब बी.आर. अम्बेडकर कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अंग्रेज बोला कि ठीक है ले लीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, बोले अम्बेडकर को कि नहीं, आप क्या करिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ दीजिए। गांधी जी बोले कि जब एग्री हो गया तो गांधी जी इसको अपोज करते हैं, और अपोज करने के बाद एक मतलब फास्ट करना शुरू कर दिए कि भाई हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, और तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि मेरा डेथ नहीं हो जाता। गांधी जी बोले अम्बेडकर को कि देखो अम्बेडकर, ऐसे ही बोले होंगे ना, देखो अम्बेडकर इस डिमांड को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूं, और मैं तब तक भूख हड़ताल पर रहूंगा जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। अब बी.आर. अम्बेडकर क्या करते भाई, बी.आर. अम्बेडकर जो है क्या करते, बी.आर. अम्बेडकर को लगने लगा कि अगर मेरे कारण से गांधी जी का डेथ हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो अम्बेडकर जो है अल्टीमेटली गांधी के जो भी विचार थे उस विचार को एक्सेप्ट करते कि चलिए ठीक है गांधी जी, हम सेपरेट इलेक्टोरेट वाला डिमांड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो पैक्ट हो रहा है गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच, उस पैक्ट को पूना पैक्ट बोला गया है, जो कब हुआ है, सितंबर 1932 में हुआ है। सितंबर 1932 में हुआ है पूना पैक्ट, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ है। गांधी जी डिमांड रखे थे कि इस सेपरेट इलेक्टोरेट वाले डिमांड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट करिएगा तो इससे क्या होगा, समाज डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सोसाइटी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, दलितों की अलग सोसाइटी हो जाएगी और जो दूसरे कास्ट ग्रुप हिंदू में है उनकी अलग सोसाइटी हो जाएगी। तो एक कारण से उन्होंने बोला था कि आप इस डिमांड को छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को प्रोविंसेस में जो है रिजर्व सीट मिल चुका है, प्रोविंसेस में उनको रिजर्व सीट मिल चुका है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिजर्व सीट मिल चुका है। लेकिन इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं है, इलेक्टोरेट आपका जनरल है, जनरल इलेक्टोरेट है। जनरल इलेक्टोरेट बताए हैं कि वोटर लिस्ट जो बना है वो अलग अलग नहीं बना है, सबके लिए एक साथ ही वोटर लिस्ट जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इलेक्टोरेट कहते हैं। चलिए, एक कारण था कि दलित जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब मुस्लिमों की बारी है। मुस्लिम अगर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो उसके पीछे का
कारण क्या था? अगर मुस्लिम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है कि मुस्लिम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय आपको देखने को मिलेंगे वो इस आंदोलन में शायद ही, रेयरली शायद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मेजरली, बड़े पैमाने पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1930 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, वो जो है सके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब डिक्लाइन कर गया था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है कि लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद कांग्रेस से बहुत सारा जो मुस्लिम है वो अलग हो गए, दूर जाने लगे। मिड 1920 मतलब 1925 के आसपास आप क्या देख रहे हो कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के, जैसे कि हिंदू महासभा हो गया, उसके पास चला गया है। कांग्रेस पार्टी हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के पास चला गया। ये कारण था कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कांग्रेस से दूर होने लगे। बोले कि भाई, बोला कि देखो कांग्रेस, तुम तो है हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है तो मेरी बात तो तुम मानेगा ही नहीं, इसलिए हम ही तुमसे क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। ये बात हो गया। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में दंगा फसाद हो रहा है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो है दंगे फसाद हो रहे हैं। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो एक डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, दोनों कम्युनिटी के बीच जो है एक अविश्वास है। मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी पर विश्वास नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी पर विश्वास नहीं कर रहा है। लार्ज सेक्शन ऑफ जो मुस्लिम हैं इस यूनाइटेड स्ट्रगल में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कई सारे मुस्लिम लीडर इस चीज़ को माने कंसर्न देते हैं कि देखो भाई, अगर भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो भारत तो एक मुस्लिम तो एक माइनॉरिटी ग्रुप रहेगा। इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस मिल गया इन फ्यूचर तो मुसलमानों की तो पॉपुलेशन कम रहेगा, तो एक माइनॉरिटी ग्रुप रहेंगे, तो उनका जो कल्चर है, उनका जो आइडेंटिटी है वो सब सबमर्ज कर लिया जाएगा बाय द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। इसलिए इस मतलब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है, इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं बनता है। मुस्लिम डरे हुए थे कि अगर भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो इंडिपेंडेंस के बाद जो फ्यूचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं था। ये कारण था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो वो लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर जो है आंदोलन वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में एक टॉपिक और है, ठीक है, उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे।